फ्रेंड्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे नए सिलेबस की। आप जानते हो कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से हमारे काफ़ी दिन व्यर्थ जा चुके हैं। काफ़ी दिनों से स्कूल बंद पड़ी है, पिछले 6-7 महीनों से स्कूल बंद पड़ी है। जुलाई में स्कूल खुल जानी चाहिए थी, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने तो ये हो गए और उसके पहले 2-3 महीने हमारे ख़राब हो चुके हैं। मार्च के बाद में, अप्रैल से ही स्कूलें शुरू हो जाती है, लगभग 10 अप्रैल के बाद में। तो अप्रैल, मई 2 महीने वो ख़राब हो गए, 3-4 महीने ये ख़राब हो गए और अभी भी स्कूल खुलने की जो संभावना है वो निश्चित नहीं है। हो सकता है नवंबर में खुल जाए स्कूल। वो आज मीटिंग होने वाली थी मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय के मध्य, लेकिन वो मीटिंग भी नहीं हो पाई। तो हो सकता है वो कल या परसों फैसला आए कि कब तक स्कूल खुलेगी। तो स्कूल खुलने का आज फैसला होने वाला था, लेकिन वो नहीं हो पाया, किसी कारणवश वो मीटिंग ही नहीं हो पाई। अब वो मीटिंग देखते हैं कल होती है कि परसों होती है, उसका हम आपको अपडेट डाल देंगे। फिलहाल मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि हमारा जो सिलेबस है उसको किस प्रकार से रिड्यूस किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, कुछ चैप्टर्स को पूरा ही हटा दिया गया है। मैंने अभी तक आपको 8 चैप्टर्स कंप्लीट करवाए। हालांकि चैप्टर नंबर 6 छोड़ा था मैंने, इसीलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे पता था कि ये ये चैप्टर अब सिलेबस में नहीं रहेगा। तो वो चैप्टर हटा भी लिया गया है। तो फिलहाल हम देखते हैं। देखो चैप्टर नंबर 1 जो है, यानी जिसका नाम है ठोस अवस्था, ठीक है, उस चैप्टर में से 2-3 टॉपिक हटाए गए हैं। जैसे ठोसों के विद्युतीय गुण है, चुंबकीय गुण है, पराविद्युत गुण है। ज़्यादा कुछ नहीं हटाया गया है, लास्ट का जरा सा पोर्शन हटाया गया है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो लास्ट के 1-2 वीडियो आप मेरे छोड़ सकते हो, बाकी शुरू वाले सारे वीडियोस आपको देखने होंगे यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर, इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो देखो चैप्टर नंबर 1 को 4 मार्क्स का कर दिया गया है। कितने मार्क्स का? ये पहले 3 मार्क्स का हुआ करता था चैप्टर, अब इसको कितने मार्क्स का कर दिया गया है? 4 मार्क्स का कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 2 की यदि हम बात करें तो इसका नाम विलियन है, सॉल्यूशन। इस चैप्टर में से क्या हटाया गया है? इस चैप्टर में से भी लास्ट का जो टॉपिक है, जो असामान्य अणुसांख्यिकी गुणधर्म है, उसको हटाया गया है। वान-टॉप गुणांक वाला जो टॉपिक है उसको हटा दिया गया है। तो इसमें भी जो लास्ट का वीडियो लेक्चर है आप उसको छोड़ सकते हो। आप देख लेना कौन से वीडियो लेक्चर में मैंने असामान्य अणुसांख्यिकी गुणधर्म और वान-टॉप गुणांक के बारे में बात की थी, उस लेक्चर को आप छोड़ सकते हैं। बाकी सारे वीडियो लेक्चर आपको देखने होंगे। तो ये चैप्टर नंबर 2 अब कितने मार्क्स का है? ये 4 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं तीसरे चैप्टर की। तीसरा जो चैप्टर है उसमें से बहुत कम चीज़ें हटाई गई है, वो मैंने आपको बताया। आप देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं। हालांकि मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा जो सिलेबस आने वाला है उसके बारे में बता दूंगा। तीसरा जो चैप्टर है 5 अंक का कर दिया गया है। बहुत, मतलब ये पहली बार हुआ है जब तीसरे चैप्टर को कितने अंक का किया गया? 5 अंक का। पहले ये शायद 4 अंक का था, अब ये कितने अंक का हो गया है? 5 अंक का। ठीक है, विद्युत रसायन नाम है इसका। चौथा जो चैप्टर है उसको भी 5 अंक का कर दिया गया है, रासायनिक बल गति की। ठीक है, चौथे चैप्टर में से भी कुछ टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं जो आपको मैंने बता दिए हैं। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है कि कौन कौन से टॉपिक्स को किसी चैप्टर में से रिमूव किए गए। काफ़ी बच्चों ने उस वीडियो लेक्चर को देखा भी है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सॉरी, वो लेक्चर नहीं था, वो वीडियो था, उसको आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 की यदि हम बात करें तो चैप्टर नंबर 5 है पृष्ठ रसायन। इसको भी 5 अंक का कर दिया गया है। कितने अंक का कर दिया है? 5 अंक का। छठा जो चैप्टर है उसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। छठा चैप्टर था अपने तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, यानी धातु कर्म, उसमें हमें पढ़ना होता है, तो वो हटा दिया गया है सिलेबस में से। और वो चैप्टर मैंने आपको यूट्यूब पे अभी तक पढ़ाया भी नहीं है। ठीक है, 7वां जो चैप्टर है वो है पी ब्लॉक। 7वां चैप्टर कौन सा है? पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में भी ज़्यादा कुछ रिमूव नहीं किया गया, कुछ टॉपिक्स रिमूव किए, जैसे फोस्फोरस के अपरूप वगैरह हटा दिए। और देख लीजिएगा क्या क्या हटाया, मैंने आपको सब बता दिया है। वो कितने अंक का है? 5 अंक का। 8वां जो चैप्टर है वो डीएफ ब्लॉक है, उसमें ए ब्लॉक पूरा हटा दिया है, केवल कौन सा ब्लॉक रखा है? डी ब्लॉक रखा है। तो ये कितने अंक का है? 4 अंक का।
9वां जो चैप्टर है उसमें से एक तो समावयवता को हटा दिया है, और आपको ध्यान है कि हम समावयवता ही पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 6 में। जो हमारा छठा लेक्चर था उसमें हम समावयवता पढ़ रहे थे। लेक्चर नंबर 7 जो आने वाला था वो भी समावयवता का ही आने वाला था, लेकिन समावयवता अब हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए अब उस लेक्चर को एक बार नहीं डाल रहा हूँ मैं, सीधा लेक्चर नंबर क्या शुरू कर रहा हूँ आज, लेक्चर नंबर 8। ठीक है, तो समावयवता वाले जो लेक्चर्स है उसको आप छोड़ दीजिएगा और IUPAC नामकरण तक आपको पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है? IUPAC नामकरण तक, और उसके बाद में लेक्चर नंबर 8 से आपको शुरू करना है। तो जिस वीडियो लेक्चर में मैंने समावयवता पढ़ाई थी वो वीडियो लेक्चर्स आपको अब नहीं देखने, ना उसके अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम में आ ही नहीं रहा है। हाँ, यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ही चलूँगा, बोर्ड के सिलेबस की दृष्टि से ही यहाँ पर चलूँगा, और मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिवली पढ़ाने वाला हूँ। अब देखो, चैप्टर नंबर 9 की बात हो गई। कितने मार्क्स का है बच्चों? 4 मार्क्स का। 10वां जो चैप्टर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर, ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला जो चैप्टर है वो है हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन व्युत्पन्न, उसमें आपको मोनो हैलोजन व्युत्पन्न पढ़ने हैं, डाई पढ़ने नहीं, लेकिन ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न आपको छोड़ देने हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म आपको नहीं पढ़ना। क्लोरोफॉर्म के आगे वाली जो भी बातें हैं DDT, BSC, उनको भी अब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको क्या क्या नहीं पढ़ना और क्या आपको पढ़ना है। 11वां चैप्टर है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह 1, और 12वां चैप्टर है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह 2 या सेकंड। इसमें अल्कोहल हम पढ़ते हैं, फिनॉल पढ़ते हैं, ईथर पढ़ते हैं, इसमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ते हैं। ठीक है, तो 11वें चैप्टर में से कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, जैसे अल्कोहल है, मेथनॉल वगैरह हटा दिया गया है, उनके जो औद्योगिक प्रक्रम है उनके निर्माण के, उनको हटा दिया गया है, रिएक्शंस नहीं हटाई है। और जो 12वां चैप्टर उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, एज इट इज़ रखा है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को। 13वां जो चैप्टर, अच्छा 11वां चैप्टर कितने अंक का है? 5 का। ये 12वां कितने का है? 4 का। ये आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 13वां जो चैप्टर है वो है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह, जैसे एमीन है, नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, उसको 3 अंक का रखा गया है। 14वां जो चैप्टर है जैव अणु, उसको हटा दिया गया है। 15वें चैप्टर को भी हटा दिया गया है, जिसका नाम क्या है? बहुलक। क्या है? बहुलक। 14वां है जैव अणु, 15वां है बहुलक। 16वां चैप्टर है वो है त्रिविम रसायन का। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस चैप्टर को भी यहाँ से हटा देना चाहिए था, लेकिन नहीं हटाया। चलो कोई बात नहीं, इसको भी आपको पढ़ना है। और 17वें चैप्टर को भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं? एक तो छठा चैप्टर, एक 14वां, एक 15वां और एक 17। 4 चैप्टर तो एकदम से हटा दिए। अब इनमें से तो कोई क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे ही नहीं। ठीक है, अब बचे कौन से? 1 2 3 4 5, 1 से 5 आपको पूरे पढ़ने हैं, जिनमें से कुछ टॉपिक्स रिमूव किए गए, उनको छोड़ करके क्या पढ़ने? पूरे पढ़ने। 7 से लेकर 13 आपको पढ़ने, जिनमें से कुछ टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं। 12वां चैप्टर में से 12वां जो चैप्टर उसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया। 14वां और 15वां जो चैप्टर है उसको पूरा हटा दिया, और 17वें चैप्टर को भी पूरा हटा दिया। तो बोर्ड कह रही है कि लगभग 40% सिलेबस हमने क्या किया है? कम किया है। तो बच्चों, अब वो टाइम आ चुका है कि अब आपको पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए। यदि आप अभी भी पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं करते हो तो फिर आगे जाके आपके लिए काफ़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, काफ़ी समस्याएं आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एक साथ लास्ट में सिलेबस तैयार करना संभव नहीं हो पाएगा। स्कूलें खुल भी जाएगी तो क्या होगा? स्कूलें खुलने के बाद में भी आप सोच सकते हो कम समय मिलेगा, तो कम समय में आपके सर आपको कितना पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो अभी भी आपके पास वक्त है, और मैं काफ़ी आप लोगों के लिए मेहनत मैं कर रहा हूँ, और मेहनत मैंने की भी है, और निःशुल्क है सब कुछ। आपको PDF चाहिए वो लीजिए, नोट्स चाहिए वो लीजिए, जो कुछ आपको चाहिए वो आप मुझसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। और बस एक ही बात है कि चैनल को आप अधिक से अधिक क्या कीजिए? शेयर कीजिए। उससे क्या होगा कि जितने भी बच्चे हैं ना राजस्थान के अंदर, विशेषकर जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो
प्राइवेट स्कूल के जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं उनको नहीं खरीद सकते, और मैं तो कहता हूँ उनको खरीदना ही बेकार है जब आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। केमिस्ट्री का, फिजिक्स का भी आपको प्लेटफॉर्म मिल रखा होगा। बहुत से मेरे गवर्नमेंट के साथी हैं जिन्होंने फिजिक्स का यूट्यूब चैनल भी बना रखा है, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। बायोलॉजी वाले सर भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। स्माइल प्रोग्राम पे काफ़ी वीडियो लेक्चर्स आते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। आपको केमिस्ट्री भी आपको किसी भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं मेरे यूट्यूब चैनल से आप पढ़ो, कोई दूसरा यूट्यूब चैनल आपको अगर इससे भी अच्छा मिलता है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पढ़ना है और आपको मेहनत करनी है, कुछ बन के दिखाना है, ठीक है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे लेक्चर नंबर 8 की। 6 के बाद सीधा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब मैं उन टॉपिक्स की चर्चा यूट्यूब पे फिलहाल नहीं करने वाला जो बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 6 के बाद लेक्चर नंबर 8। सर लेक्चर नंबर 7 कब आएगा? तो जब मुझे लगेगा कि अब लेक्चर नंबर 7 डाल देना चाहिए, आवश्यकता होगी तब उसको डाल देंगे। फिलहाल बोर्ड परीक्षा के लिए तो वो आपको आवश्यक नहीं है, इसलिए उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या नहीं पढ़ने की जरूरत? समावेता, और समावेता वाला लेक्चर जो 7 है उसको भी देखने की आवश्यकता नहीं है। 6 और 7, सॉरी 6 तो मैंने डाल दिया है, और जो 7 नंबर का लेक्चर है वो मैं डाल नहीं रहा हूँ, सीधा कौन सा डाल रहा हूँ, लेक्चर नंबर 8। तो शुरुआत करते हैं, चलिएगा लेक्चर नंबर 8 की। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे संकुल यौगिकों में बंधन। संकुल यौगिक क्या होते हैं मैंने बता दिया था। संकुल यौगिकों का जो IUPAC नामकरण है वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। संकुल यौगिक में समावयवता हम पढ़ रहे थे, लेकिन वो सिलेबस में अब है नहीं, इसलिए उसको नहीं पढ़ेंगे। तो अब हम अगला टॉपिक लेंगे जो हमारे सिलेबस में है, संकुल यौगिकों में बंधन। संकुल यौगिकों में बंधन। देखिएगा, संकुल यौगिकों में बंधन को समझाने के लिए किस प्रकार से बॉन्डिंग होती है धातु और लिगेंड के मध्य, किस प्रकार से बंध बनते हैं, इसको समझाने के लिए 2 सिद्धांत हैं हमारे सिलेबस में। नंबर 1 है VBT और नंबर 2 है CFT। VBT को और CFT को हमें पढ़ना है। VBT का पूरा नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं। वैलेंस का मतलब संयोजकता, बंध, बॉन्ड का मतलब बंध, और सिद्धांत यानी थ्योरी, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। और CFT का पूरा नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, संयोजकता बंध सिद्धांत, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमारा जो टॉपिक है वो है संयोजकता बंध सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में से आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात, इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि योगात्मक यौगिक क्या होते हैं। योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के होते हैं, द्विक लवण और उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। फिर संकुल यौगिकों से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई थी, कुछ पारिभाषिक शब्दावलियां मैंने आपको बताई थी, जैसे लिगेंड्स क्या होते हैं, समन्वय मंडल क्या होता है, आयनन मंडल क्या होता है, समन्वय बहुफलक क्या होता है, समन्वय संख्या क्या होती है, उभयतंतुक लिगेंड क्या होता है, किलेट लिगेंड क्या होता है, होमोलैप्टिक संकुल क्या होते हैं, हेट्रोलैप्टिक संकुल क्या होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या पता है क्या आपको, IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स उसके आपको YouTube के माध्यम से सॉल्व करवाए हैं, तो आप उन एग्जाम्पल्स को, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने IUPAC नामकरण कर लिया ना इस बार तैयार, तो बोर्ड परीक्षा में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस चैप्टर का। क्यों? क्योंकि IUPAC नामकरण का निश्चित रूप से क्या आने वाला है, सवाल आने वाला है। तो आप उस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिएगा जिसमें मैंने आपको IUPAC नेमिंग पढ़ाई थी, उसके उदाहरण करवाए थे। 2 वीडियो लेक्चर शायद मैंने इसके डाले थे। चलिएगा, समय को व्यर्थ नहीं करेंगे अब ज़्यादा, काफ़ी बातें मैंने आपसे कर ली। आज हम पढ़ेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत VBT। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि सिद्धांत लाइनस पॉलिंग द्वारा दिया गया।
पूछा जा सकता है ना एग्जाम में, एक अंक का प्रश्न क्या पता पूछ ले कि वीबीटी किसने दी। तो वैज्ञानिक का नाम है लाइनस पॉलिंग, लाइनस पॉलिंग। ठीक है, अगली बात सुनो, इस सिद्धांत से बोर्ड परीक्षा में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको किस प्रकार से इस सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आपको सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है। देखिएगा बच्चों, आपसे बेसिकली इस टॉपिक के अंदर इस सिद्धांत से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपको कोई एक संकुल यौगिक दिया जाएगा, आपको कोई संकुल यौगिक दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका संकरण बताओ, इस संकुल यौगिक का क्या बताओ, संकरण बताओ, इसकी संरचना बताओ। संकुल यौगिक का संकरण क्या होगा, जो धातु है उसके अंदर उसका संकरण पूछा जाता है, संकरण आपसे पूछा जा सकता है, संरचना आपसे पूछी जा सकती है। आपसे पूछा जा सकता है कि संकुल अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, संकुल अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, और अगर अनुचुंबकीय है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण म्यू कितना होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि संकुल यौगिक का रासायनिक सूत्र आपको दिया जाएगा, संकरण आपसे पूछा जा सकता है, संरचना आपसे पूछी जा सकती है, पूछा जा सकता है कि वो अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय। अगर वो अनुचुंबकीय है तो उसका म्यू कितना होगा, चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। चुंबकीय आघूर्ण मैंने आपको ज्ञात करना सिखाया है, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, म्यू अंडर रूट स्मॉल एन एन प्लस 2। ठीक है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे काम में लेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तब तो अनुचुंबकीय होता है, नहीं होते तो क्या होता है, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि वो जो संकुल यौगिक है वो निम्न चक्रण संकुल है या उच्च चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल है या उच्च चक्रण संकुल, या फिर अंतः कक्षक संकुल है या बाह्य कक्षक संकुल है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती है। निम्न चक्रण संकुल क्या होता है सर, उच्च चक्रण संकुल क्या होता है, ये सारी बातें अपन अभी एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त करेंगे। तो फिलहाल मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि संकुल यौगिकों से संबंधित, या मैं यूँ कहूँ संकुल यौगिकों में जो बंधन होता है उससे संबंधित जो पहला सिद्धांत है वो क्या है, वीबीटी। किसने दिया, लाइनस पॉलिंग ने। और इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, किसी भी संकुल यौगिक का संकरण ज्ञात करना, उसकी संरचना कैसी होगी, चतुष्फलकीय होगी कि वर्गाकार समतल होगी कि अष्टफलकीय होगी, वो अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा यदि वो क्या है, अनुचुंबकीय, वो निम्न चक्रण संकुल होगा कि उच्च चक्रण संकुल होगा। निम्न चक्रण संकुल को अंतःकक्षक संकुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःकक्षक संकुल। और बाह्य को कहते, सॉरी उच्च को कहते हैं बाह्य कक्षक संकुल। ठीक है, तो अंतःकक्षक संकुल होगा या बाह्य कक्षक संकुल होगा। तो ये सारी बातें आपको इस सिद्धांत से किसी संकुल यौगिक के बारे में पूछी जा सकती है। तो कैसे करते हैं उसको हमें सीखना है। तो शुरुआत करते हैं, चलो समय को ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। तो ये बातें आपको इसके अंदर बतानी होती है। तो देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको कोई भी एक संकुल यौगिक दिया जाएगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उस संकुल यौगिक में जो केंद्रीय धातु दे रखी है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना है। सबसे पहले आपको उस संकुल यौगिक में जो धातु दे रखी है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद में आपको ये देखना है कि वो जो धातु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है। अगर मान लो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है,
तब तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई चेंज करना नहीं है। अगर मान लो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है या +3 है तो उसके अकॉर्डिंग उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से इलेक्ट्रॉन्स को कम कर देना है। जैसे मान लो +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन को कम करना मैंने डी ब्लॉक में आपको सिखा रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, फिर धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। धातु आयन का क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे मैं इधर साइड में करता भी जाता हूं, जैसे मैंने एक संकुल यौगिक लिया, इसको मिटा देता हूं, मैं इसको साइड में लिख दूंगा, ठीक है। देखो संकुल यौगिक है COF6-3, ठीक है। इस संकुल आयन मान लो इसको आप, संकुल आयन है ये COF6-3। आपसे पूछा जाएगा इस संकुल यौगिक की संरचना बताओ, संगरण बताओ, ये अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है, अंतःकक्षक संकुल है या बाह्य कक्षक संकुल। तो सबसे पहले आपको धातु को देखना है और धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना है। बताओ धातु कौन है? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट हमने लिखा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया AR। बताओ कोबाल्ट कितने नंबर पे आता है? 27 नंबर पे। तो AR 3D7 4s2। उसके बाद में आपको ये देखना है कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था निकालिएगा, x - 6 = -3। तो x = कितना हो गया? +3। तो बताओ कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +3 हो गई। इसका मतलब यहाँ पे कोबाल्ट की फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे कोबाल्ट +3 की फॉर्म में है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे AR 3D। 2 इलेक्ट्रॉन S से निकाल दोगे और 1 इलेक्ट्रॉन D से निकाल दोगे, तो 3D6 4s0, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले धातु देखनी है, धातु का क्या लिख लेना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को फाइंड आउट करना है। ऑक्सीकरण अवस्था जो भी है उसके अकॉर्डिंग धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लोगे। और धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको जितना प्लस का आवेश है उतने इलेक्ट्रॉन कम कर देने हैं। इलेक्ट्रॉन कम करने का एक तरीका है कि पहले S से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, उसके बाद में D से। ऐसा नहीं कि सर हम ऐसे नहीं कर सकते क्या, ये 3D7 है 4s2 है, सर इसको ऐसे कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन ही तो निकालने हैं, इसके तो पड़े रहने दो, इसके निकाल दो, तो इसको कर दो 3D4 4s2। नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसे नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पड़े रहने दो, सर D से निकाल दो, देखो 7 थे 4 कर दिए, हम भी सही है। नहीं, आप गलत हो। क्यों हो गलत? क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले 4s से निकालो, उसके बाद आवश्यकता पड़े तो 3D से निकालो। ऐसा मैंने आपको D ब्लॉक में भी पढ़ाया है, याद होगा आपको। किस में पढ़ाया है? D ब्लॉक के अंदर। तो पहले S से निकालो, तो S से निकालोगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे बताओ? 0। अब किससे निकालो? D से। और D से कितने निकलेंगे? फिर 2 तो निकाल चुके आप, तो 1 ही निकलेगा ना D से। तो 3D6 4s0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच जाएगा। किसका? धातु आयन का। अब क्या करना है बच्चों, ये जो धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया ना, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को उपकोषों में शो करना है। किस में शो करना है? उपकोषों में। कैसे करेंगे देखो, इसको उपकोष में शो कर दो। तो हमारा अगला जो काम है कि विन्यास को उपकोषों में दर्शा देते हैं। उपकोष में दर्शाने का मतलब क्या है? डब्बे बना के दर्शाना है। डब्बे बनाते थे ना आप 11वीं क्लास में कुछ ऐसे, जैसे P उपकोष है, ये S उपकोष है, ये D उपकोष है। D उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। P उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3 होते हैं। S में 1 होता है। तो आपको क्या करना है, इनको उपकोषों में शो करना है। तो कैसे करेंगे देखो, कोबाल्ट +3 है ना, इसको ऐसे लिखेंगे AR। AR का मतलब क्या है? आर्गन, ठीक है ना, बताया था आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। अब 3D को हम कैसे लिखेंगे? ये D उपकोष है, 3D उपकोष है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। इसका मतलब एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें 5 बॉक्स होंगे,
एक बड़ा बॉक्स होगा जो 5 बॉक्सों में डिवाइड होगा, यानी डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 और 5। ध्यान से समझते जाना। ये क्या हो गया बच्चों? 3D हो गया। ये 3D उपकोष हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। इसके आगे क्या है? 4s। तो 4s को हम ऐसे शो कर देंगे। 4s के बाद क्या आता है बच्चों? 4p आता है। क्या आता है? 4p। तो हम यहाँ पे 4p को इस प्रकार से शो कर देंगे। और 4p के बाद क्या आता है? 4d आता है। ये 4p हो गया और फिर क्या आता है? 4d। 4d को भी शो करेंगे, चाहे काम में आए या नहीं आए, आपको यहां तक कर लेना है। क्या किया मैंने किया कि सबसे पहले धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया, फिर धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे। सर धातु आयन हो ही नहीं तो धातु की फॉर्म में ही हो, मतलब उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो, तो फिर आपको धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। उसके तुरंत बाद आपको उपकोष बना लेने हैं ऐसे। तो पहले आप कौन से उपकोष बनाओगे? 3D उपकोष बनाओगे। 3D उपकोष हो गए। कितने कक्षक बनाओगे इसके अंदर? 5। उसके बाद में 4s। भाई यहां तक का तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ही ना अपने पास। इसके आगे आपको 4p और 4d लिख ही लेना है, चाहे वो काम में आए या नहीं आए। तो उपकोष आप बना लोगे 3D उपकोष, 4s 4p और 4d। इसके बाद में आपको क्या करना है? ये जो 3D उपकोष है इसमें आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। कितने? 6। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, विन्यास को उपकोषों में दर्शाते हैं, तो विन्यास को उपकोष में दर्शा देते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे बताओ? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देना है सब में, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये बढ़ जाए उसके बाद में वापस से आना है। ठीक है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देना है डी में, 1 2 3 4 5। 4s में नहीं दोगे क्या? 4s में है ही नहीं भैया इलेक्ट्रॉन, 3D में ही देने हैं। 1 2 3 4 5। उसके बाद में छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा विपरीत चक्रण के साथ। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हम बढ़ते हैं वो पाउली के अपवर्जन सिद्धांत और हुंड के अधिकतम बहुलकता का जो नियम है उसका पालन करते हुए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है वो सुनिएगा। इसके बाद में हमें क्या करना है? लिगेंड को देखना है। लिगेंड को देखते हैं, लिगेंड को देखते हैं। सर लिगेंड में क्या देखना है? ऐसा क्या है लिगेंड में देखने वाला? लिगेंड को देखते हैं, ऐसा क्या है सर लिगेंड में देखने वाला? लिगेंड में ये देखते हैं कि वो लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है। लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है। लिगेंड 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रबल लिगेंड, एक होते हैं दुर्बल लिगेंड। प्रबल लिगेंडों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से हैं देखो, जैसे साइनाइड प्रबल लिगेंड है, कार्बोनिल प्रबल लिगेंड है, NO2 माइनस प्रबल लिगेंड है, EN प्रबल लिगेंड है, PY भी क्या है? प्रबल लिगेंड। साइनाइड, कार्बोनिल, NO2 माइनस, EN, PY और NH3। ठीक है, ये 6 लिगेंड है ना, इनके नाम आप याद रख लो कि ये प्रबल लिगेंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं वापस से सुन लो। CN माइनस साइनाइड, CO कार्बोनिल, NO2 माइनस नाइट्रो, EN एथिलीन डाइअमीन, PY पिरिडीन, NH3 अमोनिया। ये कौन से लिगेंड हैं? प्रबल लिगेंड है। ठीक है, और दुर्बल लिगेंड कौन कौन से हैं देखो, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, OH माइनस और H2O। ये क्या है? दुर्बल लिगेंड है। ये क्या है बच्चों? दुर्बल लिगेंड है। और ये क्या है? प्रबल लिगेंड है। सर याद ही रखने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल याद ही रखने पड़ेंगे कि प्रबल लिगेंड कौन से होते हैं और दुर्बल लिगेंड कौन से होते हैं। ठीक है, अब याद कैसे करें? तो थोड़ा सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, रफली आइडिया दे देता हूँ। ऐसे लिगेंड जिसमें कार्बन हो और उसके साथ नाइट्रोजन हो, या कार्बन के साथ क्या हो? ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन हो। देखो नाइट्रोजन वाले, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन है, PY पिरिडीन में भी नाइट्रोजन होता है, अमोनिया में क्या होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन वाले लिगेंड जनरली क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। और कार्बन
नाइट्रोजन, ये तो हो ही गया ना नाइट्रोजन वाला लिगेंड, और एक देखो कार्बोनिल। तो याद रखने का तरीका क्या है कि यदि किसी लिगेंड में नाइट्रोजन आ रहा है, यदि किसी लिगेंड में क्या आ रहा है बच्चों, नाइट्रोजन आ रहा है, तो वो जनरली क्या होता है, प्रबल लिगेंड होता है। ठीक है, और कार्बन भी अगर किसी लिगेंड में आ रहा है तो वो भी जनरली क्या होता है, प्रबल होता है। कार्बन नाइट्रोजन आएगा तो वो एकदम से क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। और दुर्बल लिगेंड कौन कौन से हैं, देखो I-Br-Cl-F, ये जो चारों हैलोजन वाले लिगेंड्स हैं, एक OH- है और एक क्या है, H2O। तो ये लिगेंड कैसे हैं, दुर्बल, और ये कैसे हैं, प्रबल। तो अब आपको लिगेंड देखना है, सर इसमें कौन सा लिगेंड है, इसमें देखो F है कि नहीं है, F का मतलब लिगेंड कैसा है, दुर्बल लिगेंड है। तो आपको ये देखना है कि उस संकुल यौगिक में लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है। ठीक है, अगर प्रबल लिगेंड हो तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करना है, इलेक्ट्रॉनों का क्या करना है, युग्मन। सर युग्मन का क्या मतलब है, अभी बताऊंगा। और अगर दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करना, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करना, जैसा है वैसा का वैसा उसको पड़ा रहने देना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा लिगेंड कौन सा है, दुर्बल है, तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा आपने लिखा है वैसा का वैसा आपको लिख देना है। तो ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, इसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। क्या बताया मैंने बताया आपको कि सबसे पहले हम धातु को देखते हैं, उसके बाद धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, उसके बाद धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। अगर ऑक्सीकरण अवस्था +2 +3 कुछ भी आती है, उसके अकॉर्डिंग वापस से उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को चेंज कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालकर। पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, उसके बाद 3d से। उसके बाद में आपको क्या करना है, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को उपकोषों में स्यो कर देना है। 3d 4s 4p और 4d आगे ऐड कर देने हैं, चाहे काम में आए या नहीं आए। फिर लिगेंड देखना है, प्रबल है या दुर्बल है। दुर्बल लिगेंड हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, और अगर प्रबल लिगेंड हो तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करना है, या फिर मैं यूँ कहूँ इलेक्ट्रॉनों का पुनः वितरण करना है या युग्मन करना है। अब युग्मन कैसे करते हैं वो तो हम सीखेंगे जब लिगेंड कौन सा होगा हमारे पास, प्रबल। फिलहाल मैंने जो संकुल यौगिक ले रखा है ना, उसमें लिगेंड कैसा है बच्चों, दुर्बल है। तो दुर्बल लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेंगे। युग्मन नहीं करने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे लिखा हुआ है उसको वैसा का वैसा रख देना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना। उसके बाद में आपको क्या करना है, धातु की समन्वय संख्या चेक करनी है, Cn। धातु की Cn कितनी है ये देखना है। तो बताओ COF6 में कोबाल्ट के साथ कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 6। तो समन्वय संख्या कितनी होगी, 6। क्यों, क्योंकि जो फ्लोराइड लिगेंड होते हैं ना, फ्लोरो लिगेंड होते हैं या फ्लोरिडो जो लिगेंड होते हैं वो एकल तंतु के लिगेंड होते हैं। मैंने आपको बताया था समन्वय संख्या का मतलब होता है धातु एवं लिगेंड के दाता परमाणुओं के मध्य बनने वाले उप सहसंयोजक बंधों की संख्या। तो बताओ यहाँ पर 6 फ्लोरीन है और 1 कोबाल्ट है, तो कितने उप सहसंयोजक बंध बनेंगे, 6 बनेंगे। तो समन्वय संख्या कितनी हो गई बच्चों, इसकी 6 हो गई। तो समन्वय संख्या देखते हैं और समन्वय संख्या के बराबर खाली कक्षक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, खाली कक्षक। तो समन्वय संख्या के बराबर खाली कक्षक ले लो, खाली कक्षक ले लो। देखो क्या ये खाली है क्या, नहीं, इसमें एक है ना, कुछ तो है इसमें, ये भी खाली है क्या, नहीं, ये खाली है क्या, नहीं, ये खाली है क्या, नहीं, ये खाली है क्या, ये तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन ये भी खाली नहीं है। खाली का मतलब होता है कि उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो समन्वय संख्या के बराबर खाली कक्षक ले लो। समन्वय संख्या कितनी आई, 6 आई, तो 6 खाली कक्षक ले लो। तो कहां से शुरुआत करोगे, जहां से खाली कक्षकों की शुरुआत हो रही है। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 खाली कक्षक मैंने ले लिए। देख लो 1 2 3 4 5 6। आप कहोगे सर इनको क्यों नहीं लिया, ये भी तो खाली है। पूरे खाली थोड़ी है, एक एक इलेक्ट्रॉन तो है ही। हमें ऐसे खाली कक्षक चाहिए जिनमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो, जिनमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो। तो खाली कक्षकों की शुरुआत कहाँ से हो रही है,
यहाँ से हो रही है, तो यहाँ से 6 गिन लो, 1 2 3 4 5 6। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम इसको छोड़ दें, हम तो यहाँ से ले लेते हैं 6। देखो 1 2 3 4 5 और 6, नहीं गलत बात। सर यहाँ से ले लें, यहाँ से तो 6 होंगे नहीं। सर ये 6 ले लें, नहीं। कहाँ से शुरुआत करनी है? लेने की, जहाँ से खाली कक्षकों की शुरुआत हो रही है। और शुरुआत कहाँ से हो रही है? यहाँ से। तो हमने 6 कक्षक यहाँ से ले लिए। ये देखो ये 6 कक्षक ले लिए, ठीक है। अब इन 6 कक्षकों के नाम बोलो। जो पहला कक्षक लिया वो क्या है? 4s। अब 4 नहीं बोलना, केवल s बोल दो इसको। बताओ p के कितने लिए? 1 2 3। तो p के 3 लिए, तो p को मैं लिखूंगा ऊपर 3 लगा के, sp3। और बताओ d कितने लिए? 2, तो sp3d2। तो बताओ संकरण क्या हो गया? sp3d2 हो गया। तो इस संकुल का संकरण क्या हो गया बच्चों? sp3d। तो हम इसको आप ऐसे लिखेंगे CO+3 = AR, ठीक है। ये तो अलग हो गया। अब इसको तो वापस ऐसा कैसा लिख देंगे? सॉरी, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो 6 कक्षक है ना, इनको अपन एक साथ लिख देंगे ऐसे। 6 कक्षक है, तो 6 कक्षक बनाने के लिए 7 लाइन खींचनी होती है कि 5 लाइन खींचनी होती है। 1 2 3 4 और 5। ये जो कक्षक है, अब इनके नाम क्या होंगे? इनको कहेंगे हम sp3d2 संकरित कक्षक। क्या नाम होंगे इनका? इनका क्या नाम होगा? sp3d2 संकरित कक्षक। अब ये जो खाली कक्षक है ना 6, ये संकरित कक्षक है। और इन संकरित कक्षकों में जो लिगेंड है वो अपना लोन पेयर त्याग करते हुए यहां पर उपसंयोजक बंधों से जुड़ जाएंगे, कुछ इस प्रकार से। ऐसे करके। तो बताओ कोबाल्ट पे +3 और यहाँ पर कितना? -6। तो +3 -6 = कितना हो गया? -3। इसका मतलब ये जो संकुल यौगिक होगा इसके ऊपर ओवरऑल आवेश कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। भाई -6 तो ये रहा और +3 ये रहा। +3 और -6 का मतलब क्या हो गया? -3, ठीक है। तो इस आवेश को हम यहाँ से हटा देंगे और इसके ऊपर चाहो तो लगा सकते हो कितना? -3, ठीक है। ये देखो COF6-3, और नहीं लगाओ तो भी चलेगा, ठीक है। तो संकरण निकालना आया कि नहीं आया? आ गया। अब बताओ, जब संकरण sp3d2 होता है तो याद रखना है बच्चों, संरचना अष्टफलकीय होती है। मैं बता देता हूं आपको। sp3 संकरण हो तो संरचना चतुष्फलकीय, dsp2 संकरण आए तो संरचना वर्गाकार समतल, और ये दोनों संकरण कब आएंगे? जब समन्वय संख्या का मान कितना होगा? 4, ठीक है। आपके सिलेबस में जनरली समन्वय संख्या 4, 5 और 6 वाले संकुल यौगिकों के संकरण और संरचना पूछे जाते हैं। तो समन्वय संख्या 4 हो तो संकरण या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। कब sp3 होगा, कब dsp2 होगा, वो तो हम आपको एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब बता देंगे। तो sp3 संकरण होने पर चतुष्फल की आकृति होगी। कैसी होगी वो आप जानते हो, फिर भी मैं बताऊंगा जब एग्जाम्पल लूंगा। और dsp2 संकरण पर वर्गाकार समतल आकृति होगी, ठीक है। और कब dsp2 होगा, कब sp3 होगा, वो आपको मैं जब एग्जाम्पल्स लूंगा तब बताऊंगा। अगर समन्वय संख्या 5 है तो संकरण होगा sp3d या dsp3, sp3d या dsp3, और दोनों ही संकरण में जो आकृति होगी वो होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। और समन्वय संख्या यदि 6 है तो संकरण होगा sp3d2 या d2sp3, और ऐसी स्थिति में आकृति होगी अष्टफलकीय, ठीक है। तो इनको आप नोट कर सकते हैं। मैं जैसे जैसे पढ़ाता हूँ ना, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हो। आप मेरी पीडीएफ का इंतज़ार करते हो, उससे अच्छा तो आप खुद बनाएं। और पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है कि सर आप पीडीएफ उपलब्ध नहीं करवाओगे, फिर बिल्कुल करवाऊंगा। आप वीडियो के साथ साथ यदि नोट्स बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। बाकी आप स्वयं जान सकते हैं
स्वयं समझ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिएगा शुरुआत करते हैं, आगे शुरू करते हैं। तो आकृति इसकी क्या हो जाएगी, अष्टफल की। तो अष्टफल की हम बना देंगे इस प्रकार से, देखो ऐसी होती है अष्टफल की आकृति। आवेश कितना है बच्चों, -3। अब देखो इसके बाद में क्या करना है, इसको मिटा दूं मैं एक बार, ये वापस से आएंगे तो याद होते रहेंगे आपको। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आपको ये निर्धारित करना है कि ये संकुल अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय। उसके बाद में हमें क्या निर्धारित करना होता है कि संकुल अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय का निर्धारण कैसे होता है उसको हमें समझना है। तो यदि संकुल यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो वो अनुचुंबकीय होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो वो क्या होगा, अनुचुंबकीय। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। बताओ इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, 4, 1 2 3 और 4। तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब n का मान 4 हो गया। इसका मतलब संकुल अनुचुंबकीय है। म्यू आपको निकालना सिखाया था मैंने, √4 4 + 2। इसको सॉल्व कर लेना, वो इसका क्या होगा आंसर। सर ये फॉर्मूला क्या था वापस से बता दो एक बार। देखो वापस बता देता हूँ, √n+2, जहाँ पे n क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या d कक्षकों में। तो देखो यहाँ पर 4 4 + 2, 4 और 2 कितना होता है, 6 6 × 4 24, √24 आ जाएगा, यानी 4 पॉइंट समथिंग आने वाला है। ठीक है, √24 की फॉर्म में आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने सीख लिया कि ये संकुल क्या है, अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय। तो बताओ कैसा होगा, ये अनुचुंबकीय। तो हम इसके बाद में क्या पता करते हैं, अनु होगा कि प्रति होगा। अनु कब होगा, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, और प्रति कब होगा, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो, अनुपस्थित। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में हमें पता लगाना है कि ये संकुल अंतःकक्षक संकुल है या बाह्य कक्षक संकुल। अंतःकक्षक संकुल है या बाह्य कक्षक संकुल। अंतःकक्षक संकुल को निम्न चक्रण संकुल भी कहते हैं या चक्रण युग्मित संकुल भी कहते हैं। देखो बोर्ड पे मैं नाम लिख के बता देता हूँ आपको, यही लिख दूं क्या, थोड़ी जगह है यहाँ पर। एक तो होता है अंतःकक्षक संकुल, एक होता है बाह्य कक्षक संकुल। पहले तो मैं ये बता देता हूँ अंतःकक्षक संकुल बाह्य कक्षक संकुल का पता कैसे चलेगा। देखो जब भी आप ये उपकोषों को इस प्रकार से यहाँ लिखोगे, इनका प्रारूप ये होगा 3D 4S 4P और 4D। तो यदि संकरण में अंदर वाला D काम में आए तो वो संकुल अंतःकक्षक संकुल होगा, और संकरण में यदि बाहर वाला D काम में आए तो वो बाह्य कक्षक संकुल होगा। यदि संकरण में अंदर वाला D, जैसे देखो यहां पर हमने जो संकरण निकाला उसमें ये वाला D काम में आया कि ये वाला D काम में आया, इसको कहते हैं बाहर वाला D उपकोष, इसको कहते हैं अंदर वाला D उपकोष। ये परमाणु में अंदर की ओर होता है, ये परमाणु के थोड़ा बाहर होता है, बाहर की तरफ होता है। तो इसको कहते हैं बाहर वाला D, उसको क्या कहते हैं, अंदर वाला D। तो बताओ संकरण में बाहर वाला D काम में आया कि अंदर वाला, इसमें तो बाहर वाला आया, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जिनमें अंदर वाला D काम में आएगा। कब, संकरण निकालते समय। तो संकरण में यदि अंदर वाला D काम में आता है तो उसे अंतःकक्षक संकुल कहते हैं। अंदर वाला D उपकोष काम में आए तब तो उसे क्या कहते हैं, अंत है। और बाहर वाला D काम में आए, बाह्य वाला D, तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य कक्षक संकुल। तो बताओ इसमें बाहर वाला D काम में आया कि नहीं आया, तो ये क्या होगा, बाह्य कक्षक संकुल। अब देखो अंतःकक्षक संकुल को हम निम्न चक्रण संकुल भी कहते हैं, और बाह्य कक्षक संकुल को हम उच्च चक्रण संकुल भी कहते हैं। तो बताओ ये संकुल बाह्य कक्षक संकुल है या कैसा है, उच्च चक्रण संकुल। ठीक है, उच्च चक्रण संकुल कब होगा, जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हुआ है, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाता है तो वो संकुल कैसा होगा, निम्न चक्रण संकुल। इसको चक्रण युग्मित संकुल भी कहा जाता है,
और इसको चक्रण मुक्त संकुल भी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता करनी आनी चाहिए। कैसे करते हैं वापस से सुन लो। सबसे पहले धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, फिर धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का मतलब है पहले आप उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेना, और जो ऑक्सीकरण अवस्था आई उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिमूव करके आपको धातु आयन का क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर विन्यास को उपकोषों में दर्शा देते हैं। कैसे दर्शाएंगे उपकोष, 3D 4S, फिर 4P 4D तक जाना है। ठीक है, वो चाहे खाली पड़ी रहो उसमें कुछ भी मत हो, लेकिन वो लेने हैं क्योंकि वो संगठन निकालते समय काम में आते हैं। हो सकता है काम में ना भी आए। ठीक है, वो अभी अपन सारे एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। लिगेंड को देखते हैं। लिगेंड प्रबल है कि दुर्बल। प्रबल लिगेंड हो तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करते हैं। सर कैसे करते हैं वो अभी अगले एग्जाम्पल में सिखाऊंगा। और दुर्बल लिगेंड हो तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करते। उसके बाद में प्रबल लिगेंड कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। साइनाइड, CO, NO2, EN, PY, NS3 और IBr, CLF, OH और H2, ये क्या होते हैं, दुर्बल लिगेंड। ठीक है, उसके बाद में संकरण निकाल लोगे आप। संकरण निकाल के संरचना आ जाएगी। संरचना मैंने आपको बता दी कैसे निकालते हैं, समन्वय संख्या पर डिपेंड करती है। ठीक है, धातु की CN के अकॉर्डिंग संकरण निकालना है। संकरण कैसे निकालोगे मैंने बताया ना, पहले CN के बराबर खाली कक्षक लेने हैं। खाली कक्षक लेके आपको क्या निकालना है, संकरण। और फिर अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय वो देख लेना है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो अनुचुंबकीय वरना प्रतिचुंबकीय। अंतः कक्षक संकुल है या बाह्य कक्षक संकुल। अंदर वाला D काम में आ रहा है तो अंतः कक्षक संकुल, बाहर वाला D काम में आ रहा है संकरण में तो बाह्य कक्षक संकुल। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया CO-NH3 6+3। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, धातु बताओ कौन है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे AR 27 नंबर पे आता है बच्चों, 3D7 4S2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना भी मैंने आपको सिखाया है। फिर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, +3 है तो कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे AR 3D6 4S0। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव कर लिया। उसके बाद में क्या करना है बच्चों, आपको इनको उपकोषों में दर्शा देना है। AR यहाँ पे 3D उपकोष, यहाँ पे 4S उपकोष बनाओगे। ठीक है, 3D उपकोष में कितने कक्षक होंगे, 5। ये 3D हो गया, 1 2 3 4 5, ये 4S हो गया। उसके बाद में 4P बना लेना है, उसके बाद में 4D बना लेना है। ठीक है, ये 4D और ये 4P हो गया और ये 4D। अब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आप एक बार भर दो, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत और हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियमों की पालना करते हुए। और घर की बात बताऊं तो कैसे बढ़ने हैं, देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। पहले सबको एक एक दे देना, फिर वापस से 6 है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, युग्मित हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपको लिगेंड देखना है। क्या देखना है, लिगेंड। लिगेंड बताओ कैसा है। NH3 एक प्रबल लिगेंड होता है बच्चों, मैंने बताया था अभी आपको। अमोनिया कैसा लिगेंड है, प्रबल। और प्रबल लिगेंड होगा तो बताओ क्या होगा, युग्मन होगा। और युग्मन आपको कैसे करना है वो आपको सीखना है। युग्मन कैसे करना है, युग्मन करने का क्या मतलब है वो आपको सीखना है। तो युग्मन करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रॉन आप D उपकोष में पढ़ते हो ना, इनको सबको एक बार बाहर निकाल लो। आपके हाथ में है इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाले, 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन आपके हाथ में है। ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे युग्मन। एक बार वापस ऐसा बना लेना, ऊपर के जैसा के जैसा। 6 इलेक्ट्रॉन आपके हाथ में है, उन 6 इलेक्ट्रॉनों को इसमें वापस भरना है। कैसे, देखो पहला कक्षक, इस उपकोष का पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, चौथा कक्षक, 5वां कक्षक। 3 कक्षक होने के बाद में यहाँ पर एक लाइन खींच लेना आप कि पहले आपको इन तीनों कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने हैं। जब ये पूरे भर जाए उसके बाद आपके पास यदि बचे तो आगे जाना है और नहीं बचे तो नहीं जाना है। तो बताओ, आपने 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए।
क्या किया, जो 5 कक्षक है उनमें से शुरू वाले 3 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने, ये काल्पनिक रेखा मैंने खींची ताकि आपको पता रहे कि मुझे इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ही भरने हैं, आगे जाना ही नहीं है। आगे तभी जाना है जब आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन का युग्मन करना। जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना उनको बाहर निकाल लो और शुरू वाले 3 कक्षकों में भर दो। उसके बाद भी यदि बचे तो फिर आगे जाना है, और आगे बचने के बाद में आगे कैसे जाना है वो आपको अगले एग्जाम्पल में सिखाऊंगा। तो फिलहाल बताओ आपने कितने इलेक्ट्रॉन भरे यहाँ पर, 6। समझ में आई मेरी बात? कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए आपने? 6 ही थे ना। कैसे भरे वापस से सुन लो। इलेक्ट्रॉनों के युग्मन का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये 5 डी कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 और 5। शुरू वाले जो 3 कक्षक है ना उनमें आपको इलेक्ट्रॉन भरने, मतलब यहाँ पर एक सीमा रेखा बना दो कि उसके आगे मुझे नहीं जाना। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, पहले इनमें भरोगे, ये भर जाए उसके बाद में आपको इसमें जाना है। समझ में आ रही है? उसके बाद में आपको इनको भरना है, तो पहले आप इनमें भरो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। अब चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे जाने की जब जरूरत पड़ेगी तब आगे भी बता देंगे। तो फिलहाल इस एग्जाम्पल को आपने समझ लिया। तो बताओ अब आपको समन्वय संख्या देखो कितनी है, 6। तो 6 खाली कक्षक ले लो, शुरुआत यहाँ से करोगे, 2 3 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये कौन सा था, डी था ना ये, तो डी के कितने हो गए, 2, तो D2 एक S हो गया, और P कितने हो गए, 3, तो संकरण क्या हो गया, D2sp3। संरचना क्या होगी D2sp3 पे, वही अष्टफलकीय होने वाली है। D2sp3 संकरण पर संरचना क्या होती है, अष्टफलकीय। तो यहाँ पे हम अष्टफलकीय संरचना को बना देंगे, अमोनिया प्रकार के जो लिगेंड है उनको जोड़ देंगे, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, +3। फिर हम पता करते हैं कि संकुल अंतः कक्षक संकुल है या बाह्य कक्षक संकुल। तो बताओ संकरण में ये वाला डी काम में आया कि ये वाला डी काम में आया? सर अंदर वाला डी काम में आया, इसका मतलब अंतः कक्षक संकुल होगा। कैसा संकुल होगा, अंतः कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल या चक्रण युग्मित संकुल। अनुचुंबकीय कि प्रतिचुंबकीय, क्या कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? सारे तो आपने युग्मित कर दिए, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय, और चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया CONH3 का +3, और ये क्या है बच्चों, D2sp3 संकरण वाला संकुल, और आकृति कैसी है, अष्टफलकीय। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है, और अंतः कक्षक संकुल होगा, क्यों, क्योंकि संकरण में अंदर वाला डी कक्षक क्या आया है, काम में आया है। चलेगा, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 मैं ले रहा हूं, FeCO5। ठीक है, सबसे पहले आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया, Ar3D6 4s2। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसमें मैंने बताया था धातु कार्बोनिल में धातु का ऑक्सीकरण कितना होता है, 0। ठीक है, तो धातु का ऑक्सीकरण 0 हो गया, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस उपकोषों में सेव कर दो। 3D में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। 4s में कितने आ जाएंगे, 2, और यहाँ पर ये क्या हो गया बच्चों, 4p हो गया। पहले 4p आएगा ना, ये 3D, ये 4s, ये 4p और ये 4d। ठीक है, ये क्या हो गया, 4d। अब बताओ लिगेंड को देखेंगे, लिगेंड प्रबल है कि दुर्बल, लिगेंड प्रबल है कि दुर्बल, लिगेंड प्रबल है। प्रबल लिगेंड होता है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करने का तरीका क्या है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना उनको सबको एक बार बाहर निकालो। यहाँ पे 4s में भी है, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे।
8 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल लिया, युग्मन करना है ना अपन को, तो 8 इलेक्ट्रॉनों को हमने बाहर निकाल लिया, उनको वापस से भरेंगे। एक बार वापस बना लेते हैं, ऊपर वाला जो कोष है उनको वैसा का वैसा वापस बना लेते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन भरो, पहले इन 3 में भरो, 1 2 3 4 5 6। अब कितने बचे? 2। कितने बचे? 2। उन 2 को इसमें भरो, इसमें युग्मन करना है, मतलब आपको इसमें भरना है, इसमें नहीं जाना है, एक बार इसमें भरना है। ठीक है, तो बताओ अब खाली कक्षक कितना लोगे? 5। तो यहाँ से शुरू कर दो, 1 D, फिर ये हो गया S, फिर कितने चाहिए? 5 ही ना, 1 2 3 4 और 5, तो ये क्या हो जाएगा? DsP3। तो इस संकुल का संकरण क्या हुआ? DsP3, और DsP3 का मतलब आकृति कैसी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ये त्रिकोण हो गया और 2 पिरामिड, एक ऊपर और एक नीचे। बताओ अनुचुंबकीय की प्रतिचुंबकीय? प्रतिचुंबकीय। बताओ म्यू का मान कितना? 0। अंतः कक्षक संकुल की बाह्य कक्षक संकुल? अंत है। क्यों? क्योंकि अंदर वाला D काम में आया, ये अंदर वाला D है और ये बाहर वाला D है, बाहर वाला तो काम में नहीं आया, इसलिए संकुल कैसा होगा? अंतः कक्षक संकुल होगा। ठीक है, तो VBT के मैंने आपको 3 एग्जाम्पल सॉल्व करवा दिए हैं। 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको होमवर्क की फॉर्म में दे रहा हूँ, ये आपको अपने आप करने हैं। हालांकि मैं इनको वापस से सॉल्व करवा दूंगा, कल वापस इनको मैं करवा दूंगा, लेकिन एक बार आपको अपने आप करके देखने हैं। ठीक है, यदि आप इनको कर पाते हो, इनका संकरण संरचना निकाल पाते हो, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में CFT के साथ।